लखनऊ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने आगामी दीपावली के त्योहार पर सुरक्षा एवं अन्य विषयों पर जानकारी दी। इसके अतिरिक्त दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को महानगर के भाव राव अस्पताल में एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार वार्ड बॉय के संबंध में भी पूरी जानकारी देते हुए यह कहा कि आरोपी डॉक्टर सागर को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। इसमें आरोपी कौन है? कल आप क्या इसको थोड़ा आगे करो यार, समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, क्राइम सुपरविजन नहीं करता वही आप पता उन दोनों वर्दी को आगे करते हैं, फिर वो आप बगल में कलर ड्रेस करो कि आप लिमिट बात हो रही है 166 ए में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एफआईआर ना लिखने का मुकदमा 18 तारीख को आसाम से गिरफ्तार किया गया। इस अपराधी पर पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। डेट बता देंगे। सही इनाम कब से घोषित था? डेट बता देंगे। इनाम कब से घोषित था? अभियुक्त का नाम है दिनेश तिवारी पुत्र तारकेश्वर तिवारी, निवासी ग्राम देवी डीहा, थाना बरगज, जनपद देवरिया। उम्र करीब 40 वर्ष। यही से तक इसी 70 अक्टूबर को लग गया था। श्री करते क्या था वहाँ पर आसाम में? असम में दुकान लगा रहे, किसकी दुकान थी? हाँ, परचून की। कोचिंग ही पढ़ा। कोचिंग में पढ़ाते थे, परचून की दुकान। किस क्लास तक की है? क्लास 10 तक। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? मास्टर्स इंग्लिश। इंग्लिश में 364, 302, 201 के अभियुक्त जो आपके सामने है मौजूद, उनको पुलिस अभिरक्षा में थे ये, और पेशी से जब अभियुक्त को वापस ले जाया जा रहा तो ये फरार हो गए थे। इनके इस फरारी के संबंध में थाना वजीरगंज पर मुकदमा कायम किया गया। वर्ष 2012 से ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। जी। हमारी जो थाना चिन्नट की पुलिस टीम है और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम जो है उसमें प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह और राम प्रताप सिंह स्वयं शामिल हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम के शिवानंद मिश्रा, इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा, इंस्पेक्टर सतीश साहू। तो वहाँ कौन कौन गए? ये सब दो इंस्पेक्टर के अलावा बाकी सर, मर्डर वाला कहाँ का क्या था? हेड कांस्टेबल सरताज अहमद, हेड कांस्टेबल अभिजीत कुमार, कांस्टेबल अतुल पांडे। ये दे दे रहा हूँ मैं, विवरण दे दे रहा हूँ। कांस्टेबल इंद्र प्रताप सिंह और कांस्टेबल अजय देवतिया। इसकी भी फोटोकॉपी करेंगे। सर कैसे सर पहुँचे वहाँ तक? अब देखिए, पुलिस द्वारा जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे फरार अभियुक्त हैं या जितने भी इनाम घोषित किए हैं उन सबकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, चाहे कितने भी पुराने हों। तो इसमें उन सभी लोगों के लिए टीमें लगाई गई हैं। अब जो हमारी टीमें हैं वो सभी प्रकार के प्रयास करें, सर्विलांस, इनके जो है रिश्तेदारी से, जानकारों से, पुराने जानकारों के रिलेटिव्स के डिटेल्स निकालना। उसके आधार पर पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि आसाम में कहीं पर है, और उसके बाद लोकेट करते पुलिस इनके गांव तक पहुंची और जहां पर ये थे वहां से लेकर ये वापस आई। ये बहुत ही जो है इनका बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 10 साल पुराना अभियुक्त जो 10 साल से लखनऊ में नहीं थे, असम में थे, और असम में भी जिनके बारे में जानकारी 10 सालों में आमतौर पर लुप्त हो जाता है। हम अगली अपराध पे बढ़ जाते हैं, अगले अपराधियों की गिरफ्तारी पर बढ़ जाते हैं। ऐसे में पुराने अपराधियों के सारे डिटेल्स निकाल कर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना ये बड़ा अचीवमेंट है, और इस प्रकार के हमने और भी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। सर लखनऊ के कुल ना कर सके उसके वो लेके जाते हैं। आप सोचो 1 लाख रुपए लेके पहुँचे, उसने कहा मैं 4 लाख की फेक करेंसी दूंगा, असली लगेगी एकदम। तो जब आप 1 लाख लेके पहुँचो, आपके 1 लाख छीन लेता है। अब आप जाकर पुलिस को क्या शिकायत करोगे? आप कहोगे मैं फेक करेंसी लेने गया था 4 लाख की? नहीं कहोगे। इस तरह से वो लूट की घटना कारित करता है, और
इस गिरोह की जानकारी प्राप्त होने के बाद ये लोग नोट के आकार का कागज़ लेकर उसको डाई से प्रिंट करके दिखाने का छलावा करते थे। इनका यह गिरोह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में फैला हुआ है और प्रयागराज के व्यवसायी को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में धोखे से बुलाकर उससे जब इन्होंने 90 लाख रुपए की घटना की 27/10/2021 को, अब से 1 साल पहले, लुटे हुए धन के बंटवारे के लिए लोग लखनऊ आए। यह सूचना पुलिस को जो है प्राप्त हुई थी और तब गोमती नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 2021 में किया गया था। पूर्व में इस गिरोह के 7 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपरोक्त मुकदमे की विवेचना एवं कार्रवाई के क्रम में अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 2021 से प्रयास चल रहे थे। इसमें फरार वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के काफ़ी प्रयास के बाद एक अभियुक्त अभिनेंद्र मिश्रा पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस अभियुक्त को क्राइम ब्रांच और साइबर सेल कमिश्नरेट की जो नहीं, पहले तो जो पुराना अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था, हाँ, ये भी 50,000 का, ये भी क्राइम ब्रांच ने किया है। एक और क्राइम ब्रांच ने वही किया जाली है। मुद्रा वाला जो है। हाँ वो तो हो गया। और उसका डिटेल है, हाँ वो तो लिखा नहीं। तो बता देते हैं। और ये 20,000 का गोसाईगंज का वाला। इसमें ATS को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये गिरोह जाली मुद्रा, फेक करेंसी उपलब्ध कराने का लालच देकर लोगों को रुपये 4 गुना करने का झांसा देकर लूट एवं ठगी की घटना कार्य करता है। तो इसकी भी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक सक्रिय गिरोह है जिसके कुछ सदस्य लोगों को गुणवत्ता की भारतीय जाली मुद्रा उपलब्ध कराने का झांसा देते हैं, पर लालच में आकर जब ग्राहक इनका रुपये लेकर आते हैं तो इनके साथ लूट की घटना कार्य करते हैं। दिनांक 18 अक्टूबर को मुकदमा अपराध संख्या 316/2022 धारा 328, 376D और 506 IPC में एक डॉक्टर RP सागर व वार्ड बॉय SP अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये लोग भाऊराव देवव्रत अस्पताल महानगर में कार्यरत थे। पीड़िता का आरोप है कि दिनांक 30/4/2022 को पीड़िता के सीने में असहनीय दर्द शुरू हुआ। इसके पश्चात 108 नंबर डायल कर उनके द्वारा एम्बुलेंस बुलाई गई। इस क्रम में एम्बुलेंस से पीड़िता को भाऊराव देवव्रत अस्पताल महानगर में ले जाकर भर्ती किया गया। इलाज के दौरान अभियुक्त सत्य प्रकाश अवस्थी जो कि वार्ड बॉय है, उसके द्वारा पीड़िता को नशीला इंजेक्शन लगाकर उनके साथ छेड़छाड़ एवं 376 का अपराध कारित किया गया, बलात्कार का अपराध कारित किया गया तथा पीड़िता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि तत्कालीन डॉक्टर जो RP सागर उनके द्वारा भी बलात्कार किया गया। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात थाना महानगर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त में से एक सत्यप्रकाश अवस्थी को गिरफ्तार किया गया और 19/10 को गिरफ्तार का रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया सर। और इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। अति शीघ्र समस्त साक्ष्य संकलित कर गुणवत्ता के आधार पर विधिक निस्तारण किया जाए। ये अभी ना हो तो बाद में दे दीजिए। ये मैं दिला दूंगा। ये जो प्राची बता जो 106 जो मूल घटना थी, ये जानना चाह रहे हैं। मूल घटना 364, 302, 201 का केस था जिसमें व्यक्ति गिरफ्तार था और पुलिस कस्टडी से भागा था 2012 में। पुलिस कस्टडी से भागा तो कस्टडी से भागने का मुकदमा अलग से दर्ज हुआ। जो कस्टडी से भागने का मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसके वो पंजीकृत था और इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा था और इनकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पाई थी। वो गिरफ्तारी इनकी 18 अक्टूबर को आसाम में की गई। वो मर्डर केस का था। सर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसमें गया था सर, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है। इनको जब ये पेशेवर जा रहे थे उस केस में इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी और ये पुलिस कस्टडी से भाग गए थे। 364, 201, 364, 302 की जो घटना है उस मूल घटना का विवरण आपको दे देंगे हम, परंतु ये अपहरण करके जो है हत्या करने का मुकदमा था। उसके बाद जो है गिरफ्तारी खैर हो गई थी और गिरफ्तारी करने के पश्चात पुलिस कस्टडी से पेशी पे जब ले गए थे, पेशी से लौटने के दौरान जब वहाँ से जेल ले जाते
उस दौरान की ये मौत गए थे। तो ये 3 जो मुख्य घटनाएं मैं बताना चाह रहा था। और चौथी महानगर वाली बताना चाह रहा था कि दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उसमें उन्होंने महिला ने 2 लोगों को बताया, तो डॉक्टर की अभी तक कोई गिरफ्तारी का कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर की भी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले हमारे लिए साक्ष्य संकलन करना आवश्यक है और साक्ष्यों को संकलन करके टीमों को भेज दिया गया। और मुझे विश्वास है कि हम अति शीघ्र ही इसमें जितनी भी बची हुई कार्रवाई उसे पूर्ण कर लेंगे। करते रेकी करते हैं ये पहले जाकर और फिर अपने साथ के लोगों के साथ जाकर डकैती डालता था। ये नाजायज वेपन हमेशा अपने साथ रखता था और इनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई। तो बताना आपको ये चाहता हूँ कि इन दिनों हम जितने भी हमारे नामी अपराधी हैं अलग अलग पिछले कई वर्षों के और जो अभी तक गिरफ्तार नहीं है, उन सबकी गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक अपराधी पर हमने टीम लगाई हुई है। और इसी क्रम में पिछले दिनों में हम ये 2 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि हम जितने भी अपराधी पूर्व के हैं उन सभी को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। उन सभी के बाहर अपनी आप पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूटी लगा रखी है, रिवर फ्रंट पर, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क। और आम तौर पर उसमें उनका राउंड भी पुलिस वाले ले लेते हैं। उसके पश्चात बाहर जो पार्क के बाहर में हमने जो PRV से उनको रीलोकेट भी किया था। जैसे कि जिस समय मॉर्निंग वॉक का समय होता है, हमारी जो 112 की गाड़ी है वो लोहिया पार्क के बाहर भी, जनेश्वर मिश्रा पार्क के बाहर भी, आगे जो रिवर फ्रंट पे जहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए वहाँ भी होती है, इधर बॉटेनिकल गार्डन के आसपास भी होती है। हमने इन सभी जो हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं उनकी तैनाती इस प्रकार से की है कि पीक आवर्स में जहाँ सर्वाधिक संख्या में लोग मौजूद हों या इस प्रकार की घटना होने की गुंजाइश हो, वहाँ पर पुलिस की उपलब्धता भी दिखती रहे। इसके अलावा सादे में और वर्दी में महिला व पुलिसकर्मी हमने सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पार्कों के बाहर लगाए हुए। इस बीच में जैसा आपने कहा कि लोहिया पार्क में घटना घटी, तो जो जनसंज्ञान में हमारा आया आपको पूर्व में बताया जा चुका है। मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम के ज़रिए लोगों ने स्वयं अपना मीटिंग पॉइंट फिक्स किया था। वहाँ आए, पहुँचे और पहुँचकर जैसे सामान्य लोग घूमने जाते हैं वैसे अंदर गए। और उसके बाद का घटनाक्रम आपको पता है। ये घटना कारित हुई, इसमें भी तुरंत उसी दिन जिस दिन घटना घटी है उसी दिन रात्रि तक जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई। और जानकारी है कि 24 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। 22 तारीख को धनतेरस है। उसके बाद गोवर्धन पूजा और जो है भाई दूज इत्यादि भी इसी क्रम में आगे आते रहेंगे। इन सभी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस द्वारा विस्तृत बंदोबस्त सभी थाना क्षेत्रों में किए गए हैं। हमारे जो 5 जोन में जोनल DCPs हैं उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र के प्रबंध आदेश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी बाज़ारों में जो व्यापारी हैं उन व्यापार मंडलों के साथ पुलिस की बैठकें हो जाएं। हमारे तकरीबन सभी जो राजपत्रित अधिकारी हैं उन्होंने और थानाध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग जो प्रोफेशंस के लोग हैं, व्यापारी हैं, जैसे सर्राफा व्यापार मंडल से अलग से वार्ता कर ली गई है, बैठकर उनसे साथ संवाद स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके जितने CCTV कैमरे लगे यदि ख़राब हैं सभी ठीक हों, उनके द्वारा उन्हें मरम्मत भी कराई गई है। पुलिस द्वारा व्यापार मंडलों के साथ बैठक करके उन्हें भी विस्तृत जो है जानकारी प्रदान की गई है, निर्देश भी दिए गए, उनकी अपेक्षाएं भी जानी गई हैं। जो हमारे बाज़ार हैं उनमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन दिनों वाहन लेकर आते हैं। जैसे अमूमन अब समझिए किसी मार्केट में दिन भर में 1000 गाड़ियाँ आती तो आजकल 5000 गाड़ी आती है। हर व्यक्ति जो घरों में 4 पहिया वाहन रखता है वो त्यौहार के दौरान जरूर निकालता है। इससे यातायात बाधित होने की संभावना रहती है। तो 12 क्रेनें अलग अलग मार्केट्स में लगाई गई हैं। यदि किसी भी प्रकार की गलत पार्किंग करके लोग वाहन को खड़ा करते हैं तो हम उन वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत त्यौहार को देखते हुए लिबर्टी हमने दी है
कि हमें पता है कि बाज़ार में जाने के बाद थोड़ी सी जगह आदमी को चाहिए होती है, मिठाई की दुकान पर जाता है, तुरंत सामान लेना चाहता है, यदि पार्किंग उपलब्ध नहीं ज़्यादा संख्या में होता है तो उस संख्या पार्किंग उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने जो पुलिसकर्मी वहाँ लगे हुए उनको कहा है कि लाउड हेलर के माध्यम से पहले यदि किसी ने गलत लगा तो चेतावनी दे, समझाएं भैया यहाँ से गाड़ी हटा लो। यदि यातायात तब भी बाधित रहता है तो फिर हमारे पास प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रहता है। तो ये लगातार हम कर रहे हैं। 24 घंटे पुलिस मुख्य स्थानों में पेट्रोलिंग कर पाए इसकी व्यवस्था की गई है। हमारे पीआरवी गाड़ियों को भी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए रीलोकेट किया गया, यानी कि जिन स्थानों पे वो आम दिनों में रहती थी उससे हटाकर जिन स्थानों पर रखने की अभी हम आवश्यकता समझ रहे हैं वहाँ पर उन्हें लगाया जा रहा है। पॉलीगन मोबाइल यानी जो मोटरसाइकिल पे पेट्रोलिंग होती है उसकी भी व्यवस्था पुनः इसी प्रकार से की गई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मार्केट्स हैं जैसे कि लुलु मॉल, इन्होंने कुछ दिनों में रात्रि में लंबे समय तक नामक व्यक्ति, उम्र लगभग 40 वर्ष, ये 2012 में जनपद लखनऊ में 302-364 के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी और ये तभी पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था। पिछले 10 वर्षों से ये आसाम में छुप कर रह रहा था। पुलिस द्वारा पिछले दिनों में कमिश्नर लखनऊ सर के निर्देशों के उपरांत जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें जितने भी पुराने पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, वांछित अभियुक्त हैं, उन सबकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई थी। उसी क्रम में इस अपराधी के विरुद्ध भी टीम लगाई गई थी और उनके जो है भागने के 10 वर्ष उपरांत 18 अक्टूबर को आसाम से हमारी पुलिस की टीम से गिरफ्तार करके लाई है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी उस मुकदमे में जो कि 312 जिसमें वो पुलिस अभिरक्षा से भागे थे। 302, 364, 201 का मुकदमा था जो तब कायम इनके विरुद्ध ऑलरेडी था। मूल मुकदमे के बाद में दूसरा मुकदमा कायम किया गया इनके भागने का और उसमें आज इनकी पुनः गिरफ्तारी की गई। सर एक चीज़ और, ये इनाम किसकी तरफ से घोषित किया गया? पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय द्वारा इसमें 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था और तत्पश्चात इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है जैसा कि आपको विदित है। सर ये जब कस्टडी से भागा था उसके बाद से इसका कोई भी रिकॉर्ड रहा है या ये अपडेटेड नहीं है? देखिए, कस्टडी से भागने के बाद के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी तो अब धीरे धीरे पुलिस को होगी। अभी तो अरेस्ट किए गए हैं और 10 वर्ष से आसाम में रह रहे थे। इस संबंध में हमारे जो पुलिस अधिकारी आसाम पुलिस से भी संपर्क में और ये भी देखा जाएगा कि अलावा आसाम के यदि बीच में अन्य किसी स्थान पर रहे हों, पर जो जानकारी ऑलरेडी उपलब्ध है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने 302 और 364 का जो मुकदमा तब कायम था और जिसमें इनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, उस मुकदमे में ये वांछित थे और उस मुकदमे की गिरफ्तारी हो गई थी। पुनः ये जब भाग गए थे तो अब इनकी 18 अक्टूबर को गिरफ्तारी की गई। हमारा प्रयास ये है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बच्चा स्कूल जाए और अकारण इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के चक्कर में ना पड़ जाए। पर जैसा कि आपको पता है कि बच्चे भी कभी कभी इस प्रकार की जो है अपरिपक्वता दिखा सकते हैं। हमें उन्हें समझाने के प्रयास हमारे स्तर से भी किए जा रहे हैं। स्कूलों के माध्यम से स्कूलों की मीटिंग में भी हम ये बात बता रहे हैं। रही बात कि कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ये इस चीज़ को रजिस्टर ना कर पाया तो ये संभव है क्योंकि बहुत बड़ा पार्क होता है और ऐसे में कभी कभी इस प्रकार पार्क की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसने ध्यान ना दिया हो, ऐसा संभव है। पर जितनी मेरे को जानकारी है, पुलिस के लोग जहाँ कहीं पर भी हैं इस प्रकार से रिमोट इलाके में यूनिफॉर्म में बच्चों को देखते हैं, उन्हें ज़रूर टोकते हैं, देखते हैं। और प्रयास हमारा होता है कि बच्चे जो स्कूल जाना है और जो उनका गंतव्य है वहीं पर जाएं। फिर भी यदि आपके भी संज्ञान में आता है और आपके माध्यम से मैं शहर के अन्य लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमें ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है सभी के सहयोग से कि पुलिस, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जाने के लिए घर से रवाना होते हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल ही जाएँ, उसके अलावा अन्यत्र ना जाएँ। ऐसा ना हो कि वो किसी प्रकार की गलत संगति में पढ़कर अथवा इमेच्योरिटी में ऐसे समय ऐसे किसी रिमोट लोकेशन में चले जाएं, कुछ लोगों की बातों में आकर, ठीक,
अगर वो ऐसा करते हैं तो उन लोगों को ऐसा ना करने दिया जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें बताया जाए, समझाया जाए, टोका जाए। पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई संभव है पुलिस कर रही है, पर जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के स्तर से भी यही कार्रवाई की जानी चाहिए। और आपके अखबार के माध्यम से मैं समझता हूँ हम लोग बहुत ही सफल होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें हम और आप मिलकर ही ये बात सभी लोगों के कानों तक पहुँचा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको मगर मैं बताना चाहता हूँ कि 100% जहाँ कहीं किसी प्रकार की महिला संबंधी अपराध कारित करने की कोई चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम पिछले दिनों में करते रहे, आप लोगों ने देखा है, आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। और हमारा प्रयास ये है कि हमें अपनी बात आकर कहने में कोई महिला या छात्रा या लड़की ना हिचकिचाए, किसी किस्म का संकोच ना करे। हमें ना कहे, आपको भी कह दे, अगर आसपास के पत्रकारों को बता दे, हमें बता दे, स्कूल के प्रिंसिपल को बता दे, क्लास टीचर को बता दे, जिनके माध्यम से हम तक बात पहुंच जाए, तो फिर उतनी ही देर लगेगी जितनी कि इस घटना को वर्कआउट करने में फिजिकली ह्यूमनली लग सकती है। उससे ज़्यादा देर हम लगने नहीं देंगे। संबंधित विभाग ने लेबर डिपार्टमेंट में अनुमति दी भी थी, उसी आधार पर पुलिस द्वारा भी उन स्थानों में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। जैसे कि मुझे बताया, हमें जब जानकारी प्राप्त हुई कि रात्रि 12 बजे से सुबह तक वो लोग उसे खुला रखेंगे, तो इसके दृष्टिगत हमें वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स का बंदोबस्त भी करना है। चाइनीज क्रैकर जो मार्केट में आ रहे हैं, सबका क्या है? इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ मॉल्स द्वारा पुलिस से जो निर्धारित समय सीमा उसके बाद भी त्यौहार को देखते हुए दुकानें खुली रखने की अनुमति प्राप्त की गई। ये अनुमति उनको लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जो समय सीमा बढ़ाने के बाद, जब उनके यहाँ द्वारा दी गई समय सीमा बढ़ाने की, उसके पश्चात फिर पुलिस विभाग द्वारा दी गई। और इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे स्थानों पर भी विशेष पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। जहाँ कहीं इस प्रकार के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ये बंदोबस्त में जहाँ प्राइवेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, व्यावसायिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो पुलिस की जो उपलब्धता भी जो पेमेंट के आधार पर ही की गई है, जिससे कि जो हमारा अन्य कार्य है वो प्रभावित ना हो और अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगा के वहाँ लगा सकें। या सर बाहर से भी पुलिस मंगाई? नहीं, जहाँ कहीं आवश्यकताली पारंपरिक तौर पर पटाखों की दुकानें लगती रही है, उन स्थानों को पर ही पटाखे दुकान लगाने के लिए दिए गए थे। तब भी इनमें हम जो इलाके के अधिकारी हैं, जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष हैं और FSO हैं, फायर सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनकी रिपोर्ट लेते हैं। वो पुणे जाकर उनका उस स्थान का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, और यदि खुला स्थान है वहाँ पर पटाखे की दुकान लगाने से अन्य किसी भी प्रकार की जो है दुर्घटना होने की स्थिति नज़र नहीं आती, तभी ये लाइसेंस दिया जाता है। इस आधार पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जहाँ से रिपोर्ट्स आ जा रही हैं, कुछ जगह पर व्यापारियों ने लेट हमें प्रार्थना पत्र दिए, तो भी हमने उनको अकोमोडेट करने का प्रयास किया है और जैसी रिपोर्ट आ जाती है उनको लाइसेंस सुलभ करा दिया जा रहा है। दिनांक 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, यानी कि दिवाली वाले दिन तक ये दुकानें लगेंगी और इन दुकानों में जो निर्धारित मानक हैं, उन मानकों के आधार पर ही यदि दुकान लगाई जाएगी तो इस दुकान को लगे रहने दिया जाएगा। जैसा कि आपको अवगत होगा कि जब हम लाइसेंस देते हैं तो उस समय दुकान लगी नहीं होती, बल्कि दुकान लगाए जाने का प्रस्ताव वो देते हैं और बताते हैं वो कहाँ पर दुकान लगाएंगे, कितनी बड़ी दुकान लगाएंगे। इस आधार पर CFO की रिपोर्ट के आधार पर दुकान लगा दी जाती है। तत्पश्चात जब दुकान लग जाती है, हमने उसका भी निरीक्षण करने के लिए अपने राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिससे कि जिन मानकों का पालन करते हुए दुकान लगनी है, उन मानकों का पालन वास्तव में किया गया है कि नहीं, ये बात देख ली जाए। जो अग्निशमन संबंधी इक्विपमेंट वहाँ रखे जाने, वो रखे गए हैं कि नहीं, ये भी देख लिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अवस्था में किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो। तो ये पर्याप्त हम प्रयास कर रहे हैं। प्रतिबंधित पटाखे नहीं रखे जाएंगे दुकानों पर, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा लोगों द्वारा। ये निर्देश भी पटाखा व्यवसायियों को भी दे दिया गया है और आपके माध्यम से मैं
समस्त शहर की जनता को भी देना चाहता हूँ कि प्रतिबंधित पटाखों का उपयोग ना करें। खतरनाक जो किस्म के पटाखे हैं जिनसे दुर्घटना घट सकती है, उन पटाखों को रखने पर हम यानी कि पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो लाइसेंस है वो भी इस आधार पर दिया गया है कि सिर्फ हरित पटाखे जिन्हें कहते हैं, ग्रीन क्रैकर्स, उन्हीं का उपयोग किया जाएगा।